पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़म सवाती के केस की समाअत हुई और वहाँ डिफरेंट किस्म के सवालात उठे। वहाँ उनके नोटिफिकेशन के हवाले से भी अभी तक गालिबन एक कन्फ्यूजन है जो कि क्लियर नहीं हुई। और हमने जो कौमी असम्बली की वेबसाइट है उसको अभी चेक किया तो उसमें कौमी असम्बली की वेबसाइट पे जो वफाकी वुज़रा की लिस्ट है उसमें आज़म सवाती साहब का नाम अभी तक इस लिस्ट में बतौर वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाज़रीन जब से आई है यहाँ पे फैसला साजी बहुत तेज़ होती है। एक तो रूटीन ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं कि सेक्शन ऑफिसर से समरी चलेगी ऊपर तक जाएगी, वो वाले काम तो हैं, लेकिन जो फैसला साजी होती है व्हाट्सएप के ज़रिए फैसला साजी होती है वो कितनी तेज़ी से होती है वो भी प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमने मार्च 2018 में उनके चंद बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया था और नैब की अब जो तहकीकाती रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश हुई है उसमें उन अकाउंट्स का जिक्र भी सामने आ गया है। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर जो फेक अकाउंट केसेस में लोग शामिल हैं उनका केस नैब को चला गया। अब नैब की तहकीकात को 60 दिन 2 महीने का टाइम मिला है। नैब माजी की अपनी रवायात इस पर बरकरार रखेगी और ख़ास तौर पे जब आसिफ जरदारी साहब की लीगल टीम के बारे में कहा जाता है कि लीगल ईगल्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने कल भी जिक्र किया था और उन लीगल ईगल्स में से आज हमारे साथ एक मौजूद भी होंगे, मैं तारीफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक अटॉर्नी जनरल और बहुत कुछ, और बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा साहब। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में जो फैसला साजी होती है उस हवाले से बात करने से पहले क्योंकि वफाकी वज़ीर साहब एक और मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के ये मालूम कर लेते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है फरागत का बतौर वफाकी वज़ीर? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, रेजिग्नेशन का मतलब ही आप एक जगह से दस्तबरदार हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया होगा और उसकी प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर सर होगा या हो चुका है मुगालता नहीं। देखिए सर, ये मेरा डोमेन सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं उसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता दूं क्योंकि फ़ारूक सलीम साहब उनके जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात नाज़रीन उनका ट्वीट था कि फ़ारूक सलीम साहब विल बी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑन इकॉनमी। 9 अक्टूबर 2018 को ये इन्होंने ट्वीट किया था और फिर थोड़े से क्रिटिकल सवालात उठाए डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि ना वो तो स्पोक्स पर्सन है ही नहीं गवर्नमेंट के, और इसकी वजह यह है कि जनाब कोई नोटिफिकेशन इस हवाले से हुआ ही नहीं था। तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया कि नोटिफिकेशन हुआ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का, डी नोटिफाई हुए या नहीं हुए। देखिए अर्शद साहब, जो मुझे याद है खबरों से वो ये कि इमरान खान साहब की सर आप इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, ये मुझे याद भी और मैंने खबरों में देखा भी था, वो तस्वीर भी थी खबरों में कि उन्होंने रेजिग्नेशन इमरान खान साहब को दिया। तो रिजाइन अगर इमरान खान साहब को दिया है तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर टेक्निकल आप कहते हैं कि उसको डी नोटिफाई करने की ज़रूरत है तो मैं कल पूछ लूँगा क्योंकि डी नोटिफाई हुआ है, मुझे अभी तो नहीं कोई चीज़ ऐसी डी नोटिफिकेशन का मुझे प्रोसेस ही नहीं पता। राइट सर, लतीफ़ साहब प्रोसेस क्या होता है डी नोटिफाई करने का किसी को, वफाकी वज़ीर को? देखें, इतना कम अज़ कम फैसल वाडा साहब को, हमारे भी भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनको इतना अलाउंस दीजिएगा। एक प्रोबेशन पर थे, अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो फिर उसके बाद इनकार करना, यू टर्न, हमारी ये कायदाना सलाहियत का एक सनद है। ये एक नई इस्तिलाह है, तुर्रा इम्तियाज है। ये एक नई इस्तिलाह है मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। ये नई इस्तिलाह है जो सियासत में आई है। अर्शद, अगर आप नाबलद हैं तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, आपको क्या कह सकता हूँ? गिव द मार्क्स फॉर ऑनेस्टी। उन्होंने कहानी नहीं बनाई, उन्होंने कहा जी मैं चेक करके बता दूंगा। फैसल वाडा बहुत इस मामले में ब्लंट है, वो ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। लेकिन ये है कि अभी तक ये अंडर 19 टीम है, अभी ये सीख रही है। आप इसको थोड़ा सा अलाउंस, 5 महीने हुए हैं ना बाबा, अभी इनको जो है उस प्रोसेस से गुजरना है। ये पहली दफ़ा आए हैं, इनको इतना अलाउंस दे दीजिएगा। सो जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें ये अगर मैंने कुछ कहा, मैं तो सिर्फ सवाल नोटिफिकेशन होता है। कोर्ट में भी ये सवाल उठा कि जी वहाँ तो ये भी कहा गया, आपको मालूम है कि जी चीफ जस्टिस साहब के दिन गिने जा रहे हैं जाने के, और इसलिए गालिबन नोटिफिकेशन नहीं किया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाए। ना करें, नया चीफ जस्टिस जो है वो कोई मुख्तलिफ पॉलिसी लेके नहीं आएगा।
ये तसलसल से आपके अगले 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो एक ही माशाल्लाह नज़रिए के हैं। अगर आप वो देखें जो पानामा लीग का फैसला आया है तो उसमें तीनों जो हैं टॉप के ब्रास के जो जजेस हैं, जो नेक्स्ट इन लाइन हैं, जो सक्सेसर्स हैं, ऐसे कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। हाँ, अलबत्ता ये दुरुस्त है कि हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, कुछ ओपननेस करते हैं, कुछ जो है यकीनन अपना नोटिफिकेशन कैबिनेट का चाहिए नोटिफिकेशन उस हवाले। यस ऑफ कोर्स बाय ऑल। अब वो अभी तक नोटिफिकेशन जावेद भाई साहब आपने देखा वो कि आजम सवाती साहब का कोई नोटिफिकेशन हुकूमत ने कहा जी आज नोटिफिकेशन हो गया कि इन्हें वफाकी वजीर से हटा दिया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अब ये हमारा बहुत साथी भी है और दोस्त भी है और इसके लिए इतराम भी है फैसल वाडा साहब को, वरना अगर कोई और होता तो मुझसे पूछता कि क्या आपको भी नोटिफिकेशन है कि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि फ़र्क सलीम साहब ने कई प्रोग्राम मेरे साथ बैठ के किए हैं और हर प्रोग्राम में आप उनको ये इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि वो ये हुकूमत के स्पोक्समैन है। और मेरे प्रोग्राम में इत्तेफाक से नहीं, आपके नहीं, मैं आपसे मीडिया पे प्रोग्राम है, हम यही समझते थे कि वो हुकूमत के स्पोक्समैन है, क्योंकि इसी तरह जो भी बैठे होते थे वो इंट्रोड्यूस कराते थे। उन्होंने एक सजेशन दी, इन्होंने इस हद तक ये चले गए कि इन्होंने कहा इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था तो इन्हें पहले एक्शन लेना चाहिए था कि आपने इतने ज़माने से वो जब कह रहे थे कि मैं आपका स्पोक्समैन हूँ और आपके बिहार पर बातें करते थे, आपने कभी ये बात नहीं की है। और एक दफ़ा उन्होंने एक तजवीज़ दी है और आपने ये किया, उससे हमें शक पैदा होता है कि पूरी कैबिनेट की भी नोटिफिकेशन है कि नहीं है, जितने मीटिंग जितने एडवाइज़र हैं उनके भी नोटिफिकेशन है कि नहीं है। ये एक मसला ये है कि देखिए मुझे इनसे गिला नहीं है। कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तकरीर करते हुए कहा कि मैं खुद भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, क्योंकि जब मैं टीवी देखता हूँ तो मैं रंजीदा हो जाता हूँ। तो उन्होंने फिर अपनी बेगम साहिबा का कहा लाइटर मोड में कहा था ना, जो भी, लेकिन नहीं लाइटर भी था, और उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा वो मोड अभी मैं उसमें अपोजिशन वाले में अभी तक चल रहा हूँ तो मुझे बाज़ दफ़ा ये चीज़ें भी उन्हें देखनी है। नहीं, लेकिन जिस तरह फैसला साजी हो रही है इस हुकूमत में नाज़रीन, व्हाट्सएप पे बहुत से फ्ले हो जाते हैं और उस हवाले से एविडेंस भी मौजूद है कि वज़ीर आज़म साहब बड़े क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि नया पाकिस्तान है तो डिसीजन मेकिंग का मोड भी इसमें काफ़ी तेज़ है। मैं आपको चंद व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के आईजी इस्लामाबाद जब चेंज होना था तो ये शहरियार आफरीदी साहब का मैसेज था और इस हवाले से इन्होंने रात 12:08 पे मैसेज किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने कि जनाब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई ख़राब है और ये आपकी अटेंशन चाहती है, इंतहाई प्रायोरिटी बेस है। अदील राज साहब अगर इसको थोड़ा नीचे करके आप दिखा दें जहाँ पे मैसेज है, जी बिल्कुल, नीड्स योर अटेंशन ऑन प्रायोरिटी। 12:08 पे रात को मैसेज किया और 2 मिनट के अंदर अंदर 12:10 पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा टेल आज़म टू चेंज द आईजी। इतनी क्विक फैसला साजी नाजरीन इससे पहले किसी पाकिस्तान में 70 साल में हुकूमत ने शायद ही की हो, जो कि हमने इस केस में होती हुई देखी। और ये आपके सामने इसका क्रेडिट यकीनन जाता है और फैसला करना, उसकी एक सलाहियत रखना, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का क्रेडिट भी दिया जाता है। 15 सितंबर को एक और मैसेज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भेजते हैं शहरियार आफरीदी साहब को और वो बताते हैं कि जनाब शहरियार वांट्स ऑल एसएचओज रिमूव्ड इन 24 आवर्स, सेज ही कैन नॉट डू इट। और उस पर बताया खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने स्टेट मिनिस्टर को, दिस इज़ व्हाट द आईजी इज़ टेलिंग पीपल, व्हाट्स द ट्रुथ। ये 15 सितंबर की कार्रवाई है 7:54 पे कि जनाब आईजी साहब लोगों को कह रहे हैं कि शहरियार साहब तमाम एसएचओज़ को 24 घंटे में हटाना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर सकते। और फिर खान साहब ने पूछा इस हवाले से सच क्या है, जिस पे शहरियार आफरीदी साहब ने लंबा सा एक मैसेज उनको दिया और बताया कि जनाब प्रिलिमिनरी विजिट किए इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के साथ, पीटीआई के एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ भी थे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद भी थे। और उन्होंने कहा कि जी बहुत डिस्ट्रेसिंग है ये चीज़, यानी कि कुछ अच्छी नहीं है, परेशान कुन हालत है कि जो एसएचओज़ हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उन्होंने मोनोपली बनाई हुई है, यहाँ पे जराइम हैं, ड्रग्स हैं और जो एसएचओज़ के ज़ेर साया चलती हैं। और मैंने आईजी को कहा था कि हर एसएचओ की टेन्योर रिपोर्ट भेजें, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे वो भेजी नहीं है। और मैंने उनको सिंपली ये कहा है कि जनाब ऑनेस्ट लोग लगाएं यहाँ पे रोटेशन करके। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर भाई भी ने भी 10 दिन पहले ये कहा था टू गेट ऑफ आईजी एज ही इज़ नॉट, टू गेट रिड कहना चाह रहे होंगे कि आईजी से छुटकारा हासिल करो क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। और इसके बावजूद मैंने उसे टाइम दिया ताकि वो अपनी
वर्थ प्रूव कर सके। 8:13 पर ये मैसेज किया और 1 मिनट के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने शहरियार आफरीदी साहब को मैसेज दिया दोबारा, वी विल चेंज द आईजी, हम आईजी को तब्दील कर देंगे। उसके बाद नाज़रीन 24 सितंबर के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के और शहरियार आफरीदी साहब के, उसमें वो फिर सारी वाक़या बताते हैं और बताते हैं कि जी किस तरह इस्लामाबाद पुलिस को रिफॉर्म करना है। उसके बाद 24 सितंबर को 9:11 पर वज़ीर आज़म साहब फिर कहते हैं शहरियार आफरीदी साहब को, टेल आज़म खान व्हेन यू वांट टू चेंज द इस्लामाबाद आईजी, यानी कि एक फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं लेकिन बार बार उन्हें रीट्रेट करना पड़ रहा है कि आज़म खान को कहें, जब आप कहेंगे वो उसे तब्दील कर देगा। फिर उसके बाद शहरियार आफरीदी साहब बताते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब मेरी मीटिंग हुई नासिर दुरानी साहब के साथ, उनको मैंने कुछ नाम रिकमेंड किए उनकी एक्सपर्टीज़ और विजन देखते हुए, और वंस द नेम्स आर रिकमेंडेड बाय दुरानी, नासिर दुरानी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको इंटरव्यू कर लें और आपकी जजमेंट के मुताबिक जो भी सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम लगा देंगे। जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ओके, सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया जाता है कि जनाब ये 4 नाम है, राव सरदार है पंजाब BS21 का, सुल्तान आजम तैमूरी साहब हैं पंजाब बेसिक्स के पे स्केल 21, गुलाम नबी मेमन और उस्मान अनवर। और उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब ये नाम नासिर दुरानी साहब ने रिकमेंड किए हैं इस्लामाबाद आईजी के लिए, मुझे बताएं कि आप उनको इंटरव्यू कब करना चाहते हैं असद उमर भाई के साथ, और काइंडली इसको एक्नॉलेज करें। जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा लेट मी स्पीक टू दुरानी एज वेल, मैं भी मुझे दुरानी से बात करने दें, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन। उसके बाद दोबारा फिर इस पे बताते हैं शहरियार आफरीदी साहब, एक इंतहाई तवील मैसेज है वो जिसमें बताते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट विद ऑल इट्स फीचर्स वो काम नहीं कर रहा, क्या क्या चीज़ें हमें क्रेडिबल पुलिस ऑफिसर्स लगाने हैं, पोस्टिंग करनी है क्रेडिबल पुलिस ऑफिसर्स की। तो और फिर कहते हैं कि जी दुरानी साहब ने अब एक नए शख्स का नाम रिकमेंड कर दिया जिसका नाम है एडिशनल IGP आमिर जुल्फ़िकार। और फिर हमने देखा कि आमिर जुल्फ़िकार साहब IG इस्लामाबाद लग गए, जिनके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार भी किया। तो ये डिसीजन मेकिंग का नाज़रीन एक प्रोसेस है जो कि इंतहाई तेज़ है, बर्क रफ्तार है। गो के प्राइम मिनिस्टर साहब 1 मिनट या 2 मिनट लगाते हैं फैसला करने में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आते आते उसको काफ़ी वक्त लग जाता है। ये तो एक आपके क्रेडिट में चीज़ जाती है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हुकूमत का बना हुआ है इस हवाले से। देखिए आशीष शरीफ साहब, जो आज आपने ये मैसेज दिखाए तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आपने एक और कौम को चीज़ बताई कि इमरान खान साहब कितनी डिटेल में जाते हैं, जो मेरिट से कंसर्न चीज़ें हों वो कंसर्न आदमी जैसे दुरानी साहब से पूछ रहे हैं, नासिर दुरानी जो उस जगह के एक्सपर्ट हैं कि किसको लगाना चाहिए, और जो शिकायत है उनको रात 12:30, 1 और 1:30 बजे भी वो अपने कैबिनेट मेंबर्स से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जबकि आपने बादशाह और सल्तनत चलाते देखा कि आपको अपने वजीर आज़म तक पहुंचने में महीनों लग जाते रहे। MNS तो इसको हमने अप्रिशिएट किया, लेकिन इसमें एक जो परेशान कुन बात आपको शायद आपने नोट ना की हो कि वजीर आज़म ने 2 मिनट तो लगाए फैसला करने के कि IG को चेंज कर दो, लेकिन 10 दिन तक वही मैसेज चलते रहे कि जी IG को चेंज कर दो। नहीं तो सर, ये तो ब्यूरोक्रेसी और जो प्रोसीजर है उस पर तो हम क्रिटिसाइज वैसे ही कर रहे हैं ना कि जो कानून बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसमें 10 मिनट सवाती की फोन कॉल के बाद कैसे चेंज हो गया IG? 10 मिनट में फैसला होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं ये बात, तो 1 मिनट में आपका कानून टाइम के साथ 1 मिनट में फैसला करते हैं। आपने इधर डिसीजन लिया, उधर इंप्लीमेंट होना, जैसे हम अपने कारोबार में करते हैं। ये तो अच्छी चीज है, इम्प्लीमेंटेशन ये चीजें तो हमें करनी है अभी इस हुकूमत में कि कानून से बदलना। आप भी हुकूमत में रहें और इतनी अहम पोजीशंस पे रहें, इतनी क्विक डिसीजन मेकिंग आपने कभी देखी कि 2 मिनट में वजीर आजम साहब फैसला तो कर लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने दिन फिर लग जाते हैं? ये क्या मामला है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक है। आज़म सवाती का एक ज़ाती नालिश थी और वो मॉरली जो है बहुत ही एबहॉरेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया। तो अगर आपने इस बिना पे जो है वज़ीर आज़म ने रिएक्ट करना है कि मेरे MNA की बात सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये तो उससे पहले के मैसेजेस हैं, उसके बाद के मैसेजेस भी हैं जब ये मामला हुआ, वो भी मेरे पास मौजूद है। मैसेजेस बाहर कर जो मर्जी आप कह लें, लेकिन हकीकत यही है थैंक यू सर कि उनको किसी डिसिप्लिनरी बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनकी किसी नाअहली या कोताही या कोई जो है उनको उसको इनकॉम्पिटेंस की बिना पर उनके खिलाफ ये हुआ है। सारा ये सभी को पता है कि आज़म सवाती साहब का जो इशू क्या था उनके साथ, IG साहब के साथ,
उनके बेटे के खिलाफ एक FIR आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बेटे के खिलाफ दर्ज की है, असल बंदे को आपने छोड़ दिया है, क्या वो बड़ा आदमी था इसलिए आपने बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने से एतराज़ किया है। ये जो नई पुलिस आज ही पेश हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनको सरजनिश की गई है। और देखें ये मजाक कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का अपना मजाक बना दिया है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से हॉस्टेज करना है MNAs के, या आपने अपने जो है वज़रा के ताबे करना है, देखिए ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप इंडिपेंडेंट उनका आईनी और उनका कानूनी इस हक नहीं देंगे तब तक इसका मतलब है आप सबसर्विएंट करना चाहते हैं। पुलिस जो आप रेफर कर रहे हैं किस तरह से ऑपरेट कर रही थी, नाज़रीन खान सवाती साहब जिनका जिक्र भी आया है FIR का, जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, उनके मैसेजेस भी हैं जो कि आज़म सवाती साहब को उन्होंने किए, और इससे बड़ा वाज़े हो रहा है कि किस तरह इस्लामाबाद पुलिस पूरी की पूरी लगी हुई थी जी हजूरी में, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नोट किया, ऑब्जर्व किया, और नए IG कि जनाब आप भी शायद कुछ करना नहीं चाह रहे। आप जब ये मैसेज देखते हैं उस्मान सवाती का पहला मैसेज, SHO साहब पूछ रहे हैं कि इन खवातीन के खिलाफ आप पर्चा कटवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनके वालिद साहब आज़म खान सवाती साहब कहते हैं टेल हिम आस्क IG, उन्हें कहो DIG से पूछे, DIG ऑपरेशन से पूछे, सिंस ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब बंदा वफाकी वजीर हो और इस गरूर में भी ना है कि जनाब मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा, और DIG से कहो उसे ऑपरेशन से पूछे, क्योंकि इवेंचुअली उसने होना है। और जब ये ख़वातीन उस गरीब ख़ानदान की, इनको हवालात में रात रखा गया, उसकी बेटी को भी रखा गया, उसकी अहलिया को भी रखा गया, और ये पीछे कार्रवाइयाँ चल रही थी कि SHO जी हजूरी में लगा हुआ था, और उस्मान सवाती बाकायदा डिक्टेट कर रहा था कि उनके खिलाफ पर्चा SHO पूछ रहा है, तो आज़म सवाती साहब वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन जब ये इशू मीडिया में हाईलाइट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, तो आज़म सवाती साहब को एकदम खौफ खुदा आ गया, और उन्होंने कहा उस्मान वुमेन शुड बी रिलीज, जो खवातीन हैं उनको फ़ौरन छुड़वाओ, और खुदा का कुछ खौफ करो, अपना ड्राइवर भेजो, उन्हें पिक करो और वापस उन्हें घर पहुंचाओ, और SSP को जल्दी से मैसेज भेजो और उससे बात भी करो। तो इस तरह से नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस चल रही थी। और आगे फर्दर मैसेजेस भी हैं कि जी खान साहब, व्हेन आई हैव टू रीच इन सुप्रीम कोर्ट एंड गेट पुलिस मिसल आई विल सेंड यू टिल डेट, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज भी हो रहे हैं आज़म सवाती और उनके बेटे के दरमियान कि किस तरह से है, और कि आई विल डिस्कस विद SHO साहब, यू डोंट वरी। तो ये इस तरह से नाज़रीन चीज़ें चल रही थी। ये वो तमाम मैसेजेस हैं जो उस दौरान एक्सचेंज भी हो रहे थे। तो जावेद अब्बासी साहब, आपके दौर में भी इसी तरह काम होता था, या क्योंकि ये हुकूमत व्हाट्सएप पे तेज़ी से काम करने की आदी है तो इसलिए ये ट्रेल सारा छोड़ देते हैं पीछे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो भी दावे किए ना, जो कौम से वादे किए हैं, ये इतने जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं कि ये दावा था इमरान खान साहब का पिछले कई अरसे से, और वो एक मिसाल दिया करते थे अपनी इलेक्शन कैंपेन हो, कंटेनर पे हो, जब वज़ीर आज़म बन के कि जब हम आएंगे तो कोई इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस के ऊपर नहीं होगी, कोई ट्रांसफर पोस्ट नहीं किसी के कहने पे नहीं करेंगे, ना वज़ीर के ना MNA के। आप 3 वाक़या देख लें, ये फौरी तौर पर आए तो पाक पतन वाले मामले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। इन्होंने दोबारा पंजाब IG का मामला हुआ तो इन्होंने सबक नहीं सीखा, फिर इन्होंने इस्लामाबाद IG वाला मामला हुआ, इन्होंने सबक नहीं सीखा। सारी दुनिया को ये सबक देते थे कि हम आएंगे, हमारी पुलिस होगी, और वो बिल्कुल। और अब अगर मिनिस्टर जी कहते हैं कि SHO लेवल पे अगर फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है तारीख में किसी की मुझे नहीं मिसाल मिलती हो कि कोई फेडरल मिनिस्टर ये चाहता हो कि मैंने फलां SHO किस जगह लगना है और किसको हमने लगवाना है और वो IG को, ये तो काम ही नहीं है। अगर काम है तो IG का था, या SSP से आप बात करते। लेकिन अगर आप थाना लेवल पर भी जा रहे, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ एक MNA साहब थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि इन लोगों को चेंज होना चाहिए, और इन SHO जो है वो काम नहीं करते। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए हैं ना, उनका हक नहीं है? नहीं, हक उनका, हक अगर उनका है तो ये फिर दुनिया सारी में ये खैबर पख्तून, उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जो खैबर पख्तून की ख्वाह की बातें करें, ये बातें सच्चाई पर मबनी नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ रिमोट है, वहाँ उसको मीडिया ज़्यादा कवर नहीं करता, जिस तरह पंजाब और इस्लामाबाद हुआ है। जो ही इनकी हुकूमत आई ये एक्सपोज हो गए। फिर इन्होंने एक और मिसाल दी, इन्होंने कहा सारा एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज नहीं, बहुत अच्छा करे, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ कई खबरें होती थी ना जो यहाँ नहीं पहुँचती हैं। दूसरी बड़ी बात ये इन्हें कहा कि हम दुरानी को लेके जा रहे हैं, और हम पंजाब पुलिस को इस तरह करेंगे जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की। एक हफ्ता ये दुरानी साहब को साथ लेकर वहाँ नहीं बैठ सके, इसलिए कि पंजाब में दुरानी साहब, ये नासिर दुरानी साहब हैं, अभी भी इनके एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन से हटा दिया इन्होंने। सर मैं आप इतनी सारी बातें, मैं भी सर रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए सर, सबसे पहले
इन्होंने ये फरमाया कि पीएम साहब मैसेज कर रहे हैं एसएचओ लेवल तक, फेडरल मिनिस्टर का उन्होंने फेडरल मिनिस्टर का, तो फेडरल मिनिस्टर अगर एसएचओ लेवल तक करे तो ग्राउंड रूट से तो हमने चीजें ठीक करनी है। हमारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम वफाकी वजीर हैं तो हम नीचे जा सकते हैं, हम जमीन के थड़े के ऊपर बैठ भी सकते हैं, हम उनके झोंपड़े में भी जाके बैठ सकते हैं। और हम आपको ये भी क्लियर कर दूं, सारा जो हमें एरोगेंट कहा जाता है वो भी क्यों कहा जाता है उसको भी मैं क्लियर कर दूं इधर। देखिए सर, हमारे लिए, मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ उसका हम मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक रिक्शे वाला, गदा गाड़ी वाला, कैमरामैन, एक आम आदमी जिसको मैं झुक के सलाम भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। लेकिन जो पुराने रिवायती सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनको मेरा ड्राइवर तो बहुत दूर की जूत पॉलिश करने वाला भी सीधे मुंह बात नहीं करेगा। ये हमारा बहुत अच्छी बात है और इसीलिए पीटीआई को वोट भी आजम सवाती के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थी? गुजारिश, अब अब्बास साहब की बात को मैं काउंटर करूं, क्या इमरान खान साहब के मैसेज पे लाहौर में 14 लाशें गिराई गई? तब सवाल करते हैं आप मुझसे, ये आप भी सवाल करते हैं। सुने मेरी अर्ज सुने सर, 14 लाशें आपके सीएम ने गिरवाई, वो सवाल था कि अपनी रियासत की रेट को अपने आप को चैलेंज करवाने पर आपने बेगुनाह 14 लोगों की लाशें गिरा दी, आज तक नहीं पकड़े गए, आज तक नहीं पकड़े गए। दूसरी चीज आपने कहा कि पीएम के मैसेजेस है, मैं खोसा साहब को क्लियर कर दूं। खोसा साहब ने कहा कि ये स्वाति साहब के इशू के ऊपर मैसेज है, स्वाति साहब से पहले के इश्यूज के हैं, तो इसका मतलब इमरान खान साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं स्वाति साहब की, ना कोई लव लॉस है। अगर उन्होंने गलत काम किया वो भी फाइनली स्वाति साहब ने वजीर आजम साहब को बताया कि जी मुझे थ्रेटन करें। जरा स्वाति साहब ने क्या कहा था और इस हवाले से उस बच्चे की क्या वर्जन है और जो हालात थे दिखाइएगा कि स्वाति साहब क्लेम क्या कर रहे थे इस गरीब खानदान के हवाले से। आइए नाज़रीन देखते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी को, मेरे फैमिली को इतनी बड़ी थ्रेट दी गई, और ये सीरियस थ्रेट थी, और ये थ्रेट ये थी आपको और आपके खान को बम रखकर उड़ाया जाएगा। फार्म हाउस से बाहर जंगल है, उस जंगल के बाहर इधर तार है, उधर चल रही थी, इन्होंने पकड़े अंदर लेके गए, उन्हें से गाय लिया है। बस इधर लोग आ गए, लड़ाई करने के लिए शुरू हो गए, बंदूकें थे बहुत है। इसने कहा कि आजम खान ने क्या हमारे घर आए थे और ये फार्म हाउस में आए थे, इसने गाय ने नुकसान किया उधर, तो उसका इतना बड़े बड़े दीवार है, फिर उस पर पलस्तर भी हुए, उस पर तो बिल्कुल ये सब बात है कि उधर चिड़िया भी नहीं जा सकते। फायरिंग उन्हों के गार्ड होने की थी। और आजम स्वाति साहब के जो साहबजादे हैं उनके हाथ में असला था? जी था, बस उन्होंने फायर किया, बस उधर से चला गया, उधर थाने पे चला गया, फिर इधर सबको किंटे पे देने। आप देख सकते हैं कि घर की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि ना इस घर के करीब कोई आ सकता है। ये आप घर का एरिया देख रहे हैं कि पहले दीवार है, उसके ऊपर वायर्स लगी हुई हैं और उसके आगे भी ये जाली की पूरी एक इन्होंने एक किस्म की दीवार खड़ी की हुई है। ये पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं ये आजम स्वाति साहब की घर की दीवार है और ये एक किले का मंजर आपको दे रही है। ये फलवार साहब अभी मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, पार्टी मेंबर तो हैं ना आजम स्वाति साहब? ऐसे लोग आपकी पार्टी को 4 चांद मजीद लगवाने की सलाहियत रखते हैं? देखिए आशीष शहीद साहब, कोई गलत चीज़ हुई है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, मैं गलत को यहाँ जस्टिफाई करने नहीं बैठा। गलत है, उसको मैं अगर प्रोग्राम के अंदर जीनत बना के उसको बहुत अच्छी तरह डिफेंड भी करूँगा तो मैं डिफेंड नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, और हमें उम्मीद है कि तहरीक आपके बाकी लोग भी और हुकूमत भी इसी तरह से इस मामले को देखेगी। और आजम स्वाति साहब के हवाले से जो सवाल आ रहा है वो नोटिफिकेशन जो उनका मिनिस्टर का था, आज भी कौमी असम्बली की वेबसाइट पर बतौर वफाकी वज़ीर उनका नाम दर्ज है, और काबीना का डी नोटिफाई करने का बतौर वफाकी वज़ीर नोटिफिकेशन अभी तक मंजर आम पे हुकूमत नहीं किया। वो हुकूमत जो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है, हमें उम्मीद है फैसल वार्ड साहब ने कहा कि कल वो नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। इससे पहले अली जैदी साहब ने काशिफ के प्रोग्राम में कहा कि वो भी नोटिफिकेशन ले आएंगे, और वफाकी वज़रा के पास को अभी तक इल्म नहीं है कि वो नोटिफिकेशन हुआ या नहीं, हमें इंतजार रहेगा। एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो ख्वाजा साद रफ़ीक के चंद बैंक अकाउंट्स, उसमें ट्रांजेक्शन और JIT जो जाली बैंक अकाउंट्स में बनी थी वो नैब के पास चलेगी, और नैब में इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या सवालात हैं इस हवाले से, एक वफ़े के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। फेक बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो JIT बनी थी, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब इसकी तहकीकात नैब करे और 2 माह के अंदर अंदर तहकीकात करे। अब इस तहकीकात का मतलब क्या है? इस हवाले से सवालात भी बहुत हैं। क्या तहकीकात करे या रेफरेंस फाइल करे? सरदार लतीफ़ खोसा साहब, रेफरेंस होगा 2 महीने बाद या अभी तहकीकात दोबारा से होंगी? क्योंकि इस JIT में नैब के रिप्रेजेंटेटिव भी तो शामिल थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बबांग दोहल ये कहा कि ये सहीफा आसमानी नहीं है। और फिर जब हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम निकाला और साथ ही उसका चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम निकाला, तो उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही ख़त्म हो गई। अब उन्होंने ये इसको एक इंफॉर्मेशन ये नाम निकाले कैसे? आपके आर्गुमेंट्स क्या थे इस हवाले से? क्योंकि सिग्नेचर्स में देखा 18 साल से बड़ी उम्र में उन्होंने हमारे आर्गुमेंट्स बड़े थे। मैंने जो मारूजात की थी, एक तो मैंने उसको कहा था कि ये जो है जाहिर है इन्होंने एक पॉलिटिकल जो है हुकूमत वक्त ने अपना एक पॉलिटिकल एनहिलेशन शुरू कर दी और उस पर जो है वो चढ़ दौड़े सिंध फतह करने के लिए आपकी इस वो तो पॉलिटिकल हुकूमत ने किया ना, JIT बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुनिए ना, मैं अर्ज करूं, देखें चीफ जस्टिस के एक ऑब्जर्वेशन आप शायद भूल रहे हैं। उन्होंने सरकार को कहा, प्रोसिक्यूटर को कहा, FIA को कहा, बिलावल भुट्टो का नाम आपने किसके कहने पर रखा इसमें? ये 2-3 दफा पॉइंटेडली उन्होंने ये कहा, किसके कहने पर इसका नाम रखा। देखिए, जब ये आप और उसने तस्लीम किया, उनके फैसल सिद्दीकी जो उनका वकील था, और कंसल्टेशन के बाद उन्होंने कहा जी कि हमने तो सिर्फ वाक़यात बताए हैं, हमने उनको इल्ज़ाम अलैह मुतसब्बर नहीं किया। कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये JIT रिपोर्ट हक़ाइक़ पे मबनी है। वो एक अपनी नौइयत की बात है, ठीक है, उस पर तो चला गया वो। लेकिन जहाँ तक आया मुराद अली शाह का, देखिए सब्सिडी जो है, सब्सिडी सारी मिलों को सिंध में दी गई। ओमनी की जो मिल्स थी, ओमनी ग्रुप की, उन्हीं को सिर्फ नहीं दी गई बल्कि सारे सिंध को, और ये मुल्क सारे में। आपने तो पूरी JIT रिपोर्ट पढ़ी होगी। मैं एक सादा सवाल करता हूँ, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर आमिर, उनके अकाउंट फेक अकाउंट से उनके अकाउंट में ही पैसे आए जो कि निकाल लिए गए 1.5 करोड़ और सदर साहब को दिए गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ना, उन्होंने खुद कहा ये सहीफा आसमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सहीफा आसमानी नहीं है। इसलिए अब इसकी पोजीशन ये है, जो आपने सवाल किया, इसकी पोजीशन ये है कि नैब की रेफरल का मतलब है ये इंफॉर्मेशन नैब को एक चली गई, ये रिपोर्ट। ये इट विल नाउ बी FIR के तौर पे ना सर, नाम FIR इतने ये कागज आया हो गए। बिल्कुल, जो मर्जी समझ, ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। देखें, नैब की 3 स्टेजेस होती हैं। एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के जो है वेरिफिकेशन चले, JIT ने वेरिफिकेशन कर दी कि इसमें बादिउन नज़र में कुछ ऐसा मवाद है जिस पर मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए, ये बात हुई है। अब ये इंक्वायरी स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी स्टेज से आगे बढ़ेगा, इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिनके खिलाफ और जो शवाहिद आपके पास मुयस्सर आए, इसकी रोशनी में भी, और जो भी आप मज़ीद शवाहिद, और शवाहिद आप जानते हैं कानून के मुताबिक होते हैं। ये नहीं है फलाना फ्रंट मैन है, फलाना फ्रंट मैन है, फलाना फेक। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का क्या करेंगे? वो भी तो मौजूद है। सर मैं अर्ज करता हूँ ना, छोड़ दें इस बात को। जो फेक अकाउंट्स किए हैं, ओमनी वालों ने तस्लीम कर दिए हैं। जब उन्होंने एमनेस्टी के लिए उधर उन्होंने वो उस स्कीम को उन्होंने इस्तेफादा किया और उन्होंने टैक्स गुजारे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और ये बिजनेस कम्युनिटी की अनफॉर्चुनेटली ये एक, आप यहाँ पंजाब में देख लें, किसी एरिया में देख लें, वो अपने मुलाजमों, अब क्या है, इनके अपने जो है तरीन साहब, उन्होंने अपने नौकरों के नाम पे अकाउंट्स रखे हुए। यानी वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो तरीन साहब ने किया था, ऐसा ही है JIT में। और तो कह रही है सिर्फ अब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से ज्यादा इतनी मेहनत जो हुई है इन वॉल्यूम पे कुछ भी नहीं है। नैब अब दोबारा से तहकीकात करेगी और फिर देखा जाएगा। एक चीज मैं अर्शद बताता चाहूँ, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि जिनके खिलाफ किया है नैब उन्हीं पर अमल करे और इसको जो है इसकी मुताबिक करे। ना, नैब ने अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी है,
इसको ज़रूर उन्होंने सामने रखना है, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस में जो शवाहिद आएंगी और जिनको उनकी नज़र में, नैब की नज़र में, उनका बोर्ड बैठ के इसका फैसला करेगा कि ये रेफरेंस के लायक है या नहीं है। सप्लीमेंट्री सवाल पे आता हूँ, उस पे फैसल वार्ड साहब के रिस्पॉन्स इस पे कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। पुराने पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। नए पाकिस्तान में सफ़ा नंबर अब एक ही जो है वो सब कुछ है। अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊं, सर ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कह दिया, और मैं भी उस कोर्ट में था क्योंकि उस इमरान खान ने मेरी भी बारी थी, तो मैं सर अच्छी बात है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़े हमारे, मैंने माफ़ी मांगी है सर, फ़खर से माफ़ी मांगी है, उस पर करना चाहिए, बिल्कुल करूँगा सर और करता रहूँगा। मैंने पूरे केस को सुना, बड़े इंटरेस्ट से मैं सुन रहा था। खोसा साहब ने सारी बातें कर दी, मैं उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा। उन्होंने ये कहा कि बिलावल का नाम क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, ये सवाल बिल्कुल हुआ है और बच्चा है और अपनी वालदा की लेगेसी लेके जा रहा है, ये भी कहा, ठीक है जी। उन्होंने फिर ये भी कहा कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो उनके बिलावल साहब के रिश्तेदार हैं, वालिद हैं, जो भी हैं वह सारे रिश्तेदार, उनके लिए कहा कि वो तो हैं इसमें लेकिन बिलावल नहीं है, और सीएम का नाम निकाला जाए। तो इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली स्पॉट ऑन क्लियरली कहा है कि जीआईटी को भेजे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उनके वालिदैन की या उनके रिश्तेदारों के नाम लेके कहा। दूसरी चीज ये कि जो एमनेस्टी वाली बात की है, 5 तारीख को एफआईआर कटी है और उन्होंने एमनेस्टी कब ली है, 27 तारीख को। 22 दिन बाद तो वो नल एंड वाइड हो जाएगी एमनेस्टी। एमनेस्टी अगर 4 तारीख को ले चुके होते तो बच जाते, लेकिन उन्होंने एमनेस्टी ली है 27 तारीख को, क्योंकि इन्होंने एफआईआर काटी है 5 तारीख को। जरा जीआईटी गौर से पढ़े, हमने तो नहीं ली, हमने मालूम नहीं, वो आप ही है ना, एक ही बात है ना सर, ठीक है, उसको चले छोड़ देते थे, वो तो एक ही कह रहे थे। लैब पे ये केस रेफर होने पे जितने सरदार लतीफ खोसा साहब खुश हैं, मैंने किसी को इतना खुश मुझे सरदार लतीफ साहब खोसा मेरे प्रोग्राम में आके इन्होंने कहा था एक दफा कि जनाब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब भी मैं कह रहा हूँ, आप 1 2 3 4 5 फाइलें ये एनेक्सर्स हैं और ये उसकी सिंथेसिस। ठीक कह रहे हैं सर कि पहले पनामा का भी मैंने आपको बताया था, वही निकला। पनामा का आपने ये भी वाजे किया था कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम अच्छी नहीं है, यही मैंने कहा था, और इसका भी मैं कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, कन्फ्रंट कराइएगा। अच्छा सर, ये जो 5 है ना सर, खोसा साहब की बात को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बात ठीक है, ऐसी 500 भी होती ना। पुराने पाकिस्तान में एनआरओज लिखे गए, एग्रीमेंट लिख के लोग सऊदी अरेबिया भाग गए हैं, उसको डिनाई किया है, सब कुछ हमारे मुल्क की तारीख रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कतरी खत भी आए हैं, उसको कौम के आगे फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर कहा गया है। इतने लंबे लंबे जवाब दिए थे उन्होंने, खोसा साहब ने छोटा सा प्रिसाइज ब्रीफ 1.5 सफ़े के जवाब में कहानी मुका दी है सारी। क्या जरूरत थी कतरी खत पेश करने की, 1.5 सफ़े का जवाब बनता था जैसे खोसा साहब ने दिया था। देखें ये जवाब, और वैसे इसमें बिलावल तो मासूम हुए, तो बाकी कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिलावल साहब और सीएम साहब को जब नैब बुलाना चाहे बुला सकती है, सीएम का किसी को बुला सकती है, इम्यूनिटी किसी को नहीं है, इम्यूनिटी किसी को नहीं दी। लेकिन ठीक है सर, हम तो इसको चैलेंज नहीं करें, जो प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, ऑर्डर है, सराखों पर है। ये देखें, ये हालात और वाकयात यहाँ इवेंट से चीजें बदल जाती है। एक पनामा की जब JITI की रिपोर्ट आई थी, उसमें जब कहा गया तो काश उसमें भी यही बात की जाती तो आज बहुत अच्छी होती, और हम उस वक्त भी डिमांड यही करते थे कि इन्होंने कतरी खत तो नहीं पेश किया, जरा सुन लेना, जरा मेहरबानी करें। उन्हें उस वक्त भी कहते थे कि JIT जो कोई अदालत नहीं है जिसने ये फैसला किया है, JIT के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ लोग बिठाए गए थे कि इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट दें, और इसकी हैसियत, और वो सारे वो लोग हैं जो बाइस्ड हैं, लिहाजा मेहरबानी करके ये केसेस भी नैब के अंदर भेज दिए जाते और कहा जाता नैब को कि आप पहले इंक्वायरी करें, जिस तरह इस और ये अच्छा किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं नहीं कहता कि JIT की रिपोर्ट जो है ये कुछ क्या क्या आसमानी सहीफा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई अमल दरामद हो। उस वक्त भी यही कह देना चाहिए था कि ये चले जाते, क्योंकि वो जो केसेस तो बनाए गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है उसको मॉनिटर करेंगे, उन्होंने मॉनिटर भी किया, लेकिन निकला क्या है, पहला जब रेफरेंस गया तो उसमें कहा गया कि इनके खिलाफ कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, दूसरे में हुआ नहीं है, तीसरा भी आएगा अब हाई कोर्ट में, आप उसका भी हैसियत देखेंगे, क्योंकि ये JIT जो काम करती थी खास माइंड के साथ करती है। ये वो लोग बिठाए गए थे जो लोग हम पहले दिन से, अब मेरी पहले पूरा एक सब ये बायस थे, इन लोगों की खास सोच के साथ इसलिए बिठाए गए थे, इलेक्शन सर पे थे, इनको सब लोगों को इस बात का अंदाजा था कि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा उसको रास्ते में हटाने के लिए सारे खेम खींची गई थी। अगर करप्शन का केस होता, अगर हमने करप्शन की होती, हमने इस मुल्क से पैसा लूटा होता, आज जब अदालतों में ये केसेस गए अकाउंटेबिलिटी में, तो साबित होता ना कि यहाँ से किक बैक लिया है, यहाँ से इन्होंने करप्शन किया, यहाँ से पैसा लेके गए, एक चीज साबित नहीं हुई। और बिलावल साहब के बारे में अदालत उज़्मा ने जो हुक्म दिया बड़ा अच्छा दिया है,
मरियम नवाज साहिबा भी उससे पहले किसी उनके पास भी कोई ऑफिस नहीं था, उन्होंने भी उससे पहले यही ट्रीटमेंट अगर उस वक्त भी होती तो ये बहुत अच्छी होती। लेकिन जो ये हुकूमत खुश हो रहे हैं, जो ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, देखें ना उस जेआईटी में इनको कुछ मिला है या अदालतों में साबित कर देते ना इस जेआईटी में जवाब ये दे रहे हैं, हम जीत गए कि 22 साल के लिए नंबर एक। नंबर दो सर कि मैंने मान लिया आज बादशाह की सारी डिबेट मिसाल के तौर पे इनको कहता हूँ, उन्होंने सब ठीक कहा सर। इसाक डार पनाह मांग रहे हैं, भागे में इश्तिहारी हैं, मियां नवाज साहब के दोनों बेटे इश्तिहारी हैं, भागे में। इवन एक ऐसे अफसोसनाक मौके पे अपनी वालदा को दफनाने नहीं आए, किस मुंह से दोनों पैराए की बातें कर रहे हैं सर? मुझे तो समझ नहीं आता। ये कहते हैं ना हम बयानबाजी बंद कर दें, ये खुदा की कसम आज 6 महीने 8 महीने के चले जाना इस मुल्क में, या कंबल रख के सो जाएं और ना दे दिखाएं अपने चेहरे, हम बातें करना बंद कर देंगे, हम मुल्क चलाना शुरू कर देंगे। हम कहाँ जाएं? ठीक है सर। दूसरी चीज सुने सर, दूसरी चीज आज इनके खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या कहा पीपल्स पार्टी के बारे में, एनआरओ हो गया, ये खुद अपनी जगहों पर ठहर नहीं रहे सर, खड़े ही नहीं हो रहे, कंफ्यूज नहीं है। दो सवालात आपसे। मुझे ये सारी वो चीजें जो बातें करते हैं ना, जो पहले दिन से आए थे, वो इशू उठाते हैं जो आवाम के इशू नहीं है, ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। मैं मसला बताऊं, नॉन इशू पर डाला पहले दिन से इन्होंने लोगों को कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं सेपरेट नहीं। आज पाकिस्तान के लोगों का मसला क्या है? आज पाकिस्तान की इकानमी हम क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, आपने पाकिस्तान की इकानमी डूब रही है, ग्रोथ कहां पहुंच गई है, महंगाई कहां हो गई है, सबसे ज्यादा मुल्क महंगाई आपने कर दिया। जो असल इशू है पाकिस्तान के इशू से देखिए अर्शद साहब, हम अच्छे थे, जरा सुन तो ले, हम अच्छे थे या बुरे थे? हम बहुत बुरे, हमको आज नहीं है। आज पाकिस्तान को जिस जगह पर आप लेके जा रहे हैं, आज पाकिस्तान की इकानमी को जहां आप लेके मुल्क डूब रहा है, और आप ऐसे करना चाहेंगे जो आपने मेरे प्रोग्राम में पहले कहा था। और दूसरा सवाल उसी से लिंक, जिसका अगर आप जवाब देना चाहें, क्या चीफ मिनिस्टर सिंध पेश होंगे जेआईटी नैब के सामने? क्या बिलावल भुट्टो नैब के सामने पेश होंगे? क्या साबिक सदर आसिफ जरदारी नैब के सामने पेश होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हैं, उनका नाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हाज़िफ कर दिया है, इसलिए कि मौजूद सी जेआईटी जिसमें एफआईए भी मौजूद थी, नैब भी का भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, चीफ जस्टिस साहब ने उनको कन्फ्रंट करवाया कि इनके खिलाफ क्या है, तो उन्होंने कहा वही जब 1 साल और 6 साल। तो उन्होंने कहा फिर क्यों बुलाया, किसके कहने पर इनका नाम रखा है? सो वो तो उनका नाम मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है जेआईटी से, और ये उनको अख्तियार नहीं दिया गया कि दोबारा आप इनके खिलाफ करें। उनका एफआई उससे ईसीएल से भी नाम निकाला है इनका। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब का उन्होंने कहा है कि देखिए उनके ओहदे को मलहूज रखिए, खुदारा क्या दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरा बड़ा सूबा जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ईसीएल पर अगर हो, तो क्या आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? आपको खौफ आता है खुदा का? सब्सिडी आपने एक दफ़ा भी उन्हें बुलाया है? आपने 800 के 900 के हज़ारों बंदों को बुलाया है, उनको आपने एक दफ़ा भी इस्तफसार किया? जैसे फैसल अरब ने कहा ना कि नैब में जाके जवाब देते रहिएगा। देंगे वो अगर तो चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे नैब? बिल्कुल जाएंगे, अगर उनको सवालनामा दिया गया बिल्कुल जाएंगे। लेकिन देखिएगा, एक वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, कहीं भाग नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस ने यही कहा कि भाई मकसद क्या होता है? उन्होंने कहा मकसद यह है फरार हो जाएगा। तो उन्होंने बार सवाल किया, क्या चीफ मिनिस्टर अपना ओहदा छोड़ के फरार हो जाएगा? तो उन्होंने साबिक सदर आसिफ जरदारी वो पेश होंगे नैब के सामने? बिल्कुल, पहले भी हुए हैं। ठीक है सर, पहले भी हुए हैं, हम इससे नहीं डालते, पहले भी हुई है। लेकिन हमारे पास एग्जांपल थी कि इसाक डार साहब वजीर खजाना होते हुए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागे हैं। नहीं है, मैं भी भागे थे सर। मिनिस्टर जो है वो नीचे आता है, चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल नीचे आता है। आप जरा ब्लू बुक पढ़िएगा यार, ये नीचे होता है नीचे। तो मैं ही तो कह रहा हूँ, भागा ना सर वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। प्राइम मिनिस्टर जहाज में कहा उन्होंने, शायद खान अब्बासी साहब ने कहा, देखिए ये कैसे इल्जाम लगा, हम इधर का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित हो जाए तो मुझे अरेस्ट किया जाए, मेरे खिलाफ पर्चा दिया जाए, मैं शासन छोड़ूंगा। और अगर ये साबित ना कर सके तो इन पे, लेकिन इनकी किस एक अरसे था, ये तो हुकूमत में बैठे हैं, आप फ्लाइट मैनिफेस्टो ले आए, सारा लेके आए, रिपोर्ट लेके किस जहाज में लेके आए सर? आप फिर आपके गुनाहगार कैमरा से दिखाया सर। सर मैं आपको बताऊं, सर आप इनसे छोड़ अर्शद भाई, यहाँ रुक जाए सर प्लीज, आज मेरी गुजारिश है आपसे, इनसे पूछे कि दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के इश्तिहारी हैं, पनाह मांग रहे, वो वहां भागे हुए और समधी पनाह मांग रहे सागदार, उसका जवाब दें। ये कोई देखे,
वो उनका इशू जो है इस वक्त डिस्कशन नहीं है। ये वो डिबेट है जो कि चलती आ रही है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ख्वाजा साद रफीक के अकाउंट्स उस हवाले से भी कुछ आपको आगाही देते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साद रफ़ीक वाले केसेस की तफसीलात हम आपसे कल शेयर करेंगे क्योंकि JIT में आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। नैब के पहले भी काफ़ी मुकदमे बने, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब पे अदालतों में गए, कुछ का रिकॉर्ड गायब हो गया, कुछ के गवाह नहीं पेश हुए, तो यहाँ भी यही पैटर्न हमें देखने में मिलेगा या इस दफ़ा आपकी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी? देखें, पहले भी मैं खुद वकील रहा, पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, नुसरत भुट्टो साहिबा को भी उन्होंने बनाया था, आसिफ अली जरदारी भी साहब उसमें थे, जस्टिस क़य्यूम से पहले एक और जज साहब करने लग गए, ट्रायल कर रहे थे, उनके साथ काज़मी साहब भी थे। तो उनको जिस तरह से डिक्टेशन दी गई, जिस तरह से बुलडोज करने की कोशिश की गई, हमने वहाँ भी एक केस बाकायदा लड़ा था और जो सुप्रीम कोर्ट तक आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बायस फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड 3 जजेस को फारिग होना तो पड़ा। अदालत के मुकदमे जहाँ पे रिकॉर्ड गायब हो गया, गवाह नहीं पेश हुए। देखें, रिकॉर्ड गायब होना कैसे गायब हुआ था ये? देखें, रिकॉर्ड जुडिशियल कस्टडी में होता है। साहब अदालत से गायब हुआ। कल बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने बताया फारूक नाइक साहब लॉ मिनिस्टर थे, नैब में उन्होंने एक खातून को इंडिक्ट किया और रिकॉर्ड गायब होना शुरू हुआ। होल्ड ऑन, ये दूसरे सैफुर रहमान है जो माशाल्लाह हमारे लिए लगाए गए हैं। एक सैफुर रहमान थे जो हलकान होकर दुनिया सारी में हमारे खिलाफ उन्होंने केसेस झूठे किए और बाद में हमारे पाँव पड़ के उन्होंने माफिया मांग के कहा मुझसे गलती हुई। वही कतरी खत लाए थे इनके लिए। अब जी हाँ, अब दूसरे अब जो अब माशाल्लाह एक ये सैफुर रहमान साहब हैं जो 1 बजे रात को जो है FIA के दफ्तर में बैठकर जो है FIA के दफ्तर नहीं गए, चले नहीं गए, आप क्लैरिफाई भी किया उन्होंने। आप जो मर्जी कहते रहे, सारी दुनिया जानती है बाहर गैप उस वक्त JIT उस दिन लाहौर में थी जी। अच्छा चलें, जो भी कह लें, बाहर गैप उसका पूरा हिस्सा रहे, तभी तो सारी वफाकी काबीना को ये, हमें तो नहीं पता था कि JIT की रिपोर्ट क्या है, लेकिन इनकी वज़रा ज़फ़र मौज एक पूरी लगी हुई थी नेटवर्क पर। तो हुकूमत होती है, क्यों मिनिस्टर साहब? हुकूमत इसका मतलब है कि JIT हुकूमत होती है, वो कह रहे हैं JIT हुकूमत के ताबे थी, JIT हुकूमत की डिक्टेशन ले रही थी, JIT हुकूमत के हम अगर हमारा बस चले और हमारे ताबे हो, हम सबको बंद कर दें। अरशद नहीं है हमारे हाथ में, वो कह रहे हैं ताबे नहीं तो सबको बंद कर देते यार। ये तो ख्वाहिश नहीं है ना हमारे ताबे से, हम इंडिपेंडेंट, हम इंस्टीट्यूट्स को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। फैसल बाडा तो मासूम बच्चा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर, सर मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर को मैं खिताब और लक़ब दे रहा हूँ। एक बिलावल मासूम और एक फैसल बाडा साहब, ये बिल्कुल मासूम है। लतीफ़ खोसा साहब को सर्टिफिकेट, ये हमेशा ब्लंटली बात करता है। देखें, ये तो उसका हिस्सा नहीं है और ये हकीकत है कि इन्होंने उसको लगाया। मुझे बताओ कि अगर वो जो है मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म है तो फिर वो स्पोक्समैन क्यों बना हुआ है JIT का? स्पोक्समैन क्यों बना हुआ है FIA का? कोई स्पोक्समैन वाला काम किया? आप हर चैनल पर देखें उसकी जो है क्या रहे प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका साहब बड़ा प्रोग्राम आपको मशहूर है, बहुत लोग देखते हैं। पहले आप इसमें आते नहीं थे। उस वक्त हुकूमत में बुलाते कल भी आपके साथ जरा मैं सिर्फ एक अर्ज करूँ, ये इस हम गर्म कमरे में बैठे हुए ना, ये अभी खोसा साहब आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे बात क्या टेम्परेचर है। हम सब गलत थे, ये हम सब नहीं गलत है, हम सब कुछ हमने गलत किया हुआ है। ये मदीना की रियासत कायम करने के लिए आए थे ना, अब सिर्फ LNG ये टाइम पेन इंपोर्ट कर रहे। आज सर्दी है, हमारा जो इलाका है ना जी, मुझे सब ये फ़ोन करके कह रहे थे जी कि आप वहाँ बड़े कमरों में बैठे हुए, लोगों के पास गैस नहीं है जलाने के लिए। ये वो चीज़ें थी जो इस हुकूमत ने मैनेज कर। बिजली की प्राइसेस इन्होंने महंगी कर दी, गैस की एफ्ता बहादुर हज़ारे में इन्होंने यहाँ हसन अब्दाल से गैस बंद करके कुछ इलाकों को खास दे रहे हैं और सारे उस इलाके को इन्होंने गैस से मारूफ किया हुआ है। लोग सर्दी में रह रहे हैं, इनको ये नहीं एहसास कि पाकिस्तान के लोगों में क्या काबीना सबको जवाब दे। अगर रिजर्वेशन है, कोई सवाल आ रहा है, लोगों की कंप्लेन आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर सबको बुला के पूछेंगे, हम सब उनके ताबे हैं, उनके ये लोगों के लिए क्यों नहीं ये करते? ये महंगाई आपने खड़ा किया हुआ है, आपने सिंध बलूचिस्तान में हमारे CNG का क्या आलम है। प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतने, इजाजत दीजिएगा।